हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये जो आप सभी के एसएसटी के क्वेश्चन है, ये आप सभी के प्री और मेंस दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आप सभी का 2022 में मेंस का एग्जाम हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आप सभी का रीट मेंस का एग्जाम होने वाला है, ये जनवरी 2026 में होगा, इसलिए अभी से आप सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है। यहाँ पर पूछा गया जो एक राजा अवंती है और बुद्ध के अनुयायी कच्चन है, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है किस बौद्ध ग्रंथ में है। दीर्घ निकाय या खुद्दक निकाय या मंजिम निकाय या अंगुत्तर निकाय। तो ये संवाद जो हुआ है ये मंजिम निकाय में हुआ है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि जो सुत्त पिटक है इसमें 5 निकाय हैं। जो सुत्त पिटक है कितने निकाय में विभाजित है, सुत्त पिटक कितने निकाय में विभाजित है, इससे क्वेश्चन आप सभी का रिसेंट ही पूछा गया है। सुत्त पिटक जो है दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, दीर्घ निकाय और मंझिम निकाय। इसके बाद में है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। इसके बाद में अंगुत्तर निकाय है और आप सभी का खुद्दक निकाय। इसके बाद में खुद्दक निकाय। तो ये जो 5 निकाय हैं, 5 निकाय में सुत्त पिटक विभाजित है। एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो सुत्त पिटक है सभी त्रिपिटकों में से सबसे बड़ा व श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा व श्रेष्ठ त्रिपिटक पूछ लिया जाए कौन सा है तो सुत्त पिटक है। सबसे बड़ा व श्रेष्ठ, बड़ा व श्रेष्ठ पिटक कौन सा है तो सुत्त पिटक है। यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। क्या होगा यहाँ पर, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक। तो ये हो जाएगा विनय पिटक। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और विनय पिटक में बौद्ध के नियम, विनय पिटक में बौद्ध के नियम, साथ में यहाँ पर आचार विचार, आचार विचार। इसके बाद में यहाँ पर विधि निषेधों का संग्रह देखने को मिलता है। विधि निषेधों का संग्रह, विधि निषेधों का संग्रह किससे संबंधित है तो ये संबंधित है विनय पिटक से। सुत्त पिटक के बारे में आपने देखा है, जो सुत्त पिटक है ये 5 निकायों में विभाजित है। जो सुत्त पिटक है 5 निकायों में विभाजित है। कौन से 5 निकाय हैं एक बार फिर से देख लीजिए। तो दीर्घ निकाय है, मंजिम निकाय, इसके बाद में संयुक्त निकाय, मंजिम निकाय के बाद संयुक्त निकाय है, संयुक्त निकाय के बाद में अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त के बाद में अंगुत्तर निकाय है और इसके बाद में यहाँ पर खुद्दक निकाय, इसके बाद में यहाँ पर खुद्दक निकाय। तो ये 5 निकायों में विभाजित है। आंसर आपने देखा पहला सही है। यदि आपसे अभिधम्म पिटक के बारे में पूछा जाए तो ये सबसे बाद में लिखा गया है। अभिधम्म पिटक सबसे बाद में लिखा गया है और जो अभिधम्म पिटक है ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जो अभिधम्म पिटक है ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन में कौन शामिल है। षड दर्शन में कौन शामिल है, क्या हो गया यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश या वैशेषिक है या महाभारत या उपनिषद। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, वैशेषिक है। 6 पद्धतियां हैं कौन कौन सी, तो पहला है यहाँ पर सांख्य। 6 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, सांख्य है, योग है, न्याय है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक। 5वें नंबर पर है मीमांसा, 5वें नंबर पर है मीमांसा। इसके बाद में है वेदांत, इसके बाद में है वेदांत। तो आपने देखा है यहाँ पर आंसर बी सही है।
महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास ने। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में यदि आपसे पर्व की संख्या पूछ ली जाए तो 18 पर्व है। पर्व की संख्या कितनी है? 18 पर्व है। और यदि इसमें आपसे श्लोक पूछ लिया जाए कितने हैं, यदि आपसे इसमें श्लोक की संख्या पूछ ली जाए तो 8800 श्लोक है। 8800 इसमें श्लोक है। जब श्लोक की संख्या 8800 हुई है तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम जय संहिता था। तब इसका नाम क्या था? जय संहिता था। जब यहाँ पर 24,000 श्लोक पूरे हो गए तब नाम यहाँ पर क्या हो गया? जब 24,000 श्लोक पूरे हुए हैं तब नाम हो गया है भारत। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत नाम कब पड़ा है। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया है? कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था जो आप सभी को 28 फरवरी 2025 को पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही होगा। फाहियान है, वेनसोंग है, या इत्सिंग है, या मेगास्थनीज है? तो यहाँ पर आंसर आपका मेगास्थनीज सही हो जाएगा। जो मेगास्थनीज है ये किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इंडिका पुस्तक किससे संबंधित है? मेगास्थनीज से संबंधित है। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन किया है? तो भारतीय समाज का वर्णन किया है। भारतीय समाज का वर्णन मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में किया है? तो अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। इसके बाद में यहाँ पर है फाहियान के बारे में। तो फाहियान जो है विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। जो फाहियान है किसके शासन काल में आया था? तो विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। कब आया था? तो 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच में आया था। और यह भारत में कब तक रहा है? तो यह भारत में 15 वर्षों तक रहा है। 15 वर्षों तक भारत में रहा है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाहियान ने भारत की यात्रा क्यों की थी, उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना। बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जो वेनसोंग है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और यह भारत में कितने वर्षों तक रहा है? वेनसोंग 16 वर्षों तक भारत में रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। एसएसटी की क्लास कंटिन्यू की जाए या आप सभी के जीएस की, या आप सभी की जो राजस्थान जीएस है इसकी क्लास, या आप सभी की हिंदी सीडीपी, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहा गया है कि सोम क्या है? एक पौधा है। तो बिल्कुल सही, सोम क्या है? एक पौधा है। यहाँ पर आंसर आपका ये पहला सही हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रमुख देवता थे, ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। सूतक का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ये 2 पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे, ये भी आपका गलत है। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता क्या था? ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण देवता पुरंदर। पुरंदर यहाँ पर किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। और इंद्र कौन है? वर्षा के देवता है। पुरंदर किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। इंद्र कौन है? तो वर्षा के देवता है। वर्षा के देवता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। जो उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ है ये कब रचे गए हैं? तो उत्तर वैदिक काल में। किसमें रचे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में रचे गए हैं। यहाँ पर पहला और तीसरा पॉइंट सही है।
नेक्स्ट है अरिका मेडु के विषय में सत्य कथन बताइए। यहाँ पर आपको बताना है सत्य क्या है। तो जो अरिका मेडु है ये क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है। ये क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। और यह स्थित कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय तट पर। कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में तट पर स्थित है, कटिबंधीय तट पर स्थित है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो आपका सही हो जाएगा। और जो अरिका मेडु है ये क्या है, महत्वपूर्ण पतन था, ये भी आपका सही है। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी आपका सही है। यहाँ पर पहला दूसरा ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर चौथा और पांचवा गलत है। नेक्स्ट है चीनी तीर्थ यात्री वैनसोंग किस राजा के दरबार में रहे थे। तो ये रहे थे हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में कब तक रहे थे, 16 वर्षों तक रहे थे। 16 वर्षों तक रहा है, कहाँ, भारत में। 16 वर्षों तक भारत में रहा है। और वैनसोंग ने अपनी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की है, वैनसोंग ने जो अपनी शिक्षा है ये प्राप्त की है नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वैनसोंग को क्या कहा जाता है, वैनसोंग को कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये राजस्थान पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो वैनसोंग को कहते हैं। नेक्स्ट है कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, कौन से नाटक में, तो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। और कालिदास की यदि शैली पूछ ली जाए क्या है, कालिदास की शैली क्या है, तो शैली है वैदर्भी। शैली क्या है, वैदर्भी शैली है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है, तो शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है, तो विशाख दत्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन आप सभी का रीट में कई बार पूछा जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा है, यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन पूछा गया था कहाँ पर स्थित है और इसके चबूतरे किस प्रकार के बनाए गए हैं, किससे निर्मित है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जो भीतर गांव है ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में। भीतर गांव मंदिर कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और यह जो है मंदिर है किससे निर्मित है, तो यह ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। यदि आपसे ये पूछा जाए भीतर गांव मंदिर में किन देवताओं की मूर्ति है, मूर्ति किसकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें शिव जी की मूर्ति है। शिव, विष्णु, शिव, विष्णु, गणेश, शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, दुर्गा और महिषासुर मर्दनी आदि की मूर्तियां हैं। तो आपने देखा है यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सिरपुर में किस देवता का मंदिर है। सिरपुर में किस देवता का मंदिर है और यह निर्मित किससे है, ये भी क्वेश्चन आप सभी का रीट पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है मुगल काल में खुदकास्त व ताही कास्त क्या थे। खुदकास्त व ताही कास्त क्या थे, तो ये किसानों के प्रकार थे। ये क्या थे, किसानों के प्रकार थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। खुदकास्त में क्या होता है, तो इसमें जो किसान होता है जमीन का स्वयं मालिक होता है। इसमें जमीन का स्वयं मालिक होता है और खेती किस प्रकार की होती है, तो स्थायी होती है। ये वंशानुगत मालिक होते हैं, ठीक है। और ताही कास्त में क्या होता है, तो ताही कास्त में जो किसान होते हैं दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं। दूसरे गांव में जाकर खेती करते हैं, दूसरे गांव में
जाकर खेती करते हैं और ये स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, ये स्थायी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अस्थायी। दूसरे के गांव में ठेके पर खेती करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, तो ठेके पर खेती करते हैं, खेती करते हैं। आपने आंसर देखा यहाँ पर डी सही है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खुदकास्ट और ताहीकास्ट किसको कहते हैं। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो किस नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ पर भगवती धर्म हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही है, भगवती धर्म। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि शंकर देव के बारे में, तो शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु, असम का चैतन्य महाप्रभु एवं क्या कहा जाता है, नारंग देव, एवं नारंग देव कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। शंकर देव के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो भगवती धर्म को, उपदेश को भगवती धर्म के नाम से भी जाना जाता है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये किसकी भक्ति करते थे, तो विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था, किससे संबंध था। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, पुस्तक के भाग। ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 में पूछा गया है। जो पहला भाग है मंजिल आबादी, पहला भाग क्या है, मंजिल आबादी, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है शाही घर परिवार से। ये किससे संबंधित है, शाही घर परिवार से संबंधित है, घर परिवार से संबंधित है। और जो दूसरा भाग है सिपाह आबादी, जो दूसरा भाग है सिपाह आबादी, ये संबंधित है नागरिक व सैनिक प्रशासन से, नागरिक व सैनिक प्रशासन से, नागरिक व सैनिक प्रशासन से संबंधित है। जो तीसरा भाग है मुल्क आबादी, जो तीसरा भाग है मुल्क आबादी, ये संबंधित है साम्राज्य व प्रांत के वित्तीय पहलुओं से, प्रांत के व प्रांत के वित्तीय पहलुओं से, व वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ताराबाई शिंदे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। पुरुषों व महिलाओं के बीच में, पुरुषों व महिलाओं के बीच में जो सामाजिक अंतर है इसकी आलोचना की है। महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की है, सामाजिक अंतर की आलोचना किसने की है, ताराबाई शिंदे ने की है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। इसको भारत में पहली नारीवादी पुस्तक माना जाता है, पहली नारीवादी पुस्तक, पहली नारीवादी पुस्तक माना जाता है। इसके बाद में जो पंडिता रमाबाई हैं, पॉइंट बी, पंडिता रमाबाई ने किसकी स्थापना की है, आर्य महिला सभा की स्थापना की है। और यह स्थापना कब और कहां पर की है, तो यह स्थापना की है पुणे में। यह स्थापना कहां पर की है, पुणे में। कब किया है, 1858 से 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में की है। और ज्योतिबा राव फुले तो आप सभी को पता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। कब किया है, 1873 में। ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की है, तो 1873 में। कहां पर की है, महाराष्ट्र में। कहां पर की है, महाराष्ट्र में स्थापना की है, महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब हुई है? तो ये स्थापना हुई है 1943 ईस्वी में, 1943 में। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे? इसके यदि नेता पूछा जाए कौन थे, तो नेता यहाँ पर थे वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चौहान, और यहाँ पर नाना पाटिल। यदि सर्वप्रथम पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? बलिया में। बलिया में यह सरकार बनी है। कब बनी है? तो अगस्त 1942 को। सबसे पहले पूछी जाए तो अगस्त 1942 को समानांतर सरकार यूपी के बलिया जिले में बनी है। समानांतर सरकार का नेतृत्व यूपी में किसने किया है? चित्तू पांडे ने किया है। चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया है। चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, बी सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? भाषा नहीं दिया गया है। कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? तो विश्वास है, धर्म है, उपासना है। दूसरा यहाँ पर विचार हो जाएगा, विचार है। इसके बाद में यहाँ पर अभिव्यक्ति है, यहाँ पर अभिव्यक्ति। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा नहीं है। और उद्देशिका के अन्य शब्द कौन कौन से हैं? उद्देशिका के अन्य शब्द हैं सामाजिक, अन्य शब्द हैं सामाजिक, और हैं आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, और यहाँ पर क्या है? राजनैतिक, और यहाँ पर क्या है? राजनैतिक, राजनैतिक। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश में संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर जो ब्रिटिश संविधान से कौन से तत्व या कौन से सिद्धांत लिए गए हैं ब्रिटिश के संविधान से? तो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किससे संबंधित है? ब्रिटिश संविधान से संबंधित है। एकल नागरिकता भी ब्रिटिश के संविधान से संबंधित है। एकल नागरिकता ये किससे संबंधित है? ब्रिटिश के संविधान से संबंधित है। इसके बाद में जो अमेरिका का संविधान है, इससे क्या संबंधित है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समान संरक्षण भी किससे संबंधित है? अमेरिका के संविधान से। समान संरक्षण किससे संबंधित है? अमेरिका के संविधान से संबंधित है। इसके बाद में फ्रांस के संविधान से क्या संबंधित है? तो समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। समानता, इसके बाद में स्वतंत्रता, इसके बाद में क्या है? स्वतंत्रता। तो ये किससे संबंधित है? फ्रांस के संविधान से संबंधित है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है ये किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो निशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो 1098 है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो ये किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समता का अधिकार। समता का अधिकार यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। और उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद यहाँ पर 18 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 18 है, जो समता का मूल अधिकार का हिस्सा है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या है? 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद क्या है? 23-24 है। अनुच्छेद 23-24 है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये संबंधित है अनुच्छेद 29 से 30 से 29 से 30 तक संबंधित है। तो यहाँ पर आपने देखा है आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है? तो ये कार्य किया है बीडी जत्ती ने। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, बीडी जत्ती ने। यहाँ पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं नियुक्त किए गए हैं, ये फरवरी में किए गए हैं। फरवरी में किए गए हैं 1977 से, फरवरी 1977 से फरवरी 1977 से जुलाई 1977 तक, जुलाई 1977 तक। और इसके बाद में उपराष्ट्रपति कब रहे हैं? इसके बाद में उपराष्ट्रपति कब रहे हैं? तो ये रहे हैं 1974 से 1979 तक। नेक्स्ट है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या समान है? तो किसकी समान है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान आंसर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की जो संख्या है किसकी समान है? तो गोवा की भी समान है। गोवा की कितनी है? 2 है। गोवा की कितनी है? 2 है। इसके बाद में मणिपुर की भी 2 है। मणिपुर की भी कितनी है? 2 है। त्रिपुरा की 2 है। त्रिपुरा की सीटें 2 है। मेघालय की सीट 2 है। मेघालय की सीट कितनी है? 2 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और आगामी एग्जाम में आपके पूछे भी जाएंगे। 100% संभावना है, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।